नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुगल वंश हम शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 32 है। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसका लेक्चर नंबर 32 है। और आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, मुगल वंश। आप सभी जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और भारत में एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे आप मुगल वंश के नाम से जानते हैं। लगभग 200 वर्षों के आसपास इन्होंने रूल किया। इनका पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाबर से। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था बच्चों। फरवरी के महीने में 14 तारीख को। आप जानते हैं यह दिन वैलेंटाइन डे होता, उसी दिन इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। इसके पिता और उसके जो ऊपर के जो ख़ानदान था पूरा, ये मिर्ज़ा की उपाधि ग्रहण करते थे। तो इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ये तैमूर खां के वंशज थे। तो बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर खां का 5वां वंशज था। ठीक, तैमूर वही है जिसने 1398 ईस्वी में दिल्ली में उत्पात मचाया था। इसके बाद माता कुतलुग निगार खान, इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था। मंगोल की वंशज थी ये। चंगेज खां जानते हैं ना, तो चंगेज खां की वंशज थी। जो मंगोल था चंगेज खां, उसकी वंशज थी। तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, तो दो खूंखार खतरनाक जो कह सकते हैं इतिहास में शासक हुए हैं, उन्हीं के वंशज से बाबर है। ये अपने आप को मंगोलों का वंशज होने में ज़्यादा प्राउड फील करता था। ये जन्म कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। आज की डेट में उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है, ये फरगना। ये देख रहे हैं फरगना, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और जब ये 12 वर्ष की आयु का था, 12 वर्ष की आयु का था, तभी इसको गद्दी मिल गई थी। क्योंकि 1494 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और 12 वर्ष की आयु में बाबर को फरगना की गद्दी मिल गई। और जब इसको गद्दी मिली, इसके जो अपने थे, इसके मामा चाचा जो थे, वही इसके दुश्मन बन बैठे। वही चाह रहे थे कि फरगना को हथिया ले, इसको भगा दिया जाए। लेकिन ऐसा हो ना सका। फरगना को इसने बचाए रखा। और इसके अलावा समरकंद बगल में है, देख रहे हैं, 550 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है समरकंद। ये समरकंद जो जगह है ना, बहुत वर्षों तक चंगेज खां ने भी यहाँ पर अधिकार किया था और जो तैमूर था उसने भी अधिकार किया था। तो इनके बाबर के वंशजों ने समरकंद पर अपना अधिकार किया था। तो बाबर की भी इच्छा थी, अगर मैं समरकंद पर अधिकार कर लूँगा तो मेरा भी स्टेटस मेरे वंशजों जैसा हो जाएगा। तो इसलिए वो समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। छोटी सी उम्र में ही, 12-12.5 वर्ष की उम्र में ही उसने ट्राई किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अंत में 1497 ईस्वी में उसने समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन 100 दिन ही बीते थे समरकंद पर अधिकार से। उसका फरगना पे तुरंत जो है ना, 100 दिन बाद फरगना पर विद्रोह हो गया। तो वो फरगना बचाने के लिए समरकंद से गया, तो फरगना इसके हाथों से निकल गया। और जब भी समरकंद से फरगना की ओर गया ना, तो समरकंद भी हाथों से निकल गया। तो इसने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि मैंने फरगना और समरकंद दोनों खो दिए थे। समरकंद को जीतने के चक्कर में ना, फरगना और समरकंद दोनों खो दिए थे। उसके बाद ये घुमक्कड़ों वाली लाइफ इसने जी। एक खोजंद पहाड़ी है, ये ताजिकिस्तान में ही पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र। वहाँ पर इसने अपने आप को आइसोलेट किया, वहाँ पर बिताया समय। तो उसके बाद वहाँ तैयारी भी की, सैनिक अपने बढ़ाए। और उसके बाद दोबारा से इसने 1499 में फरगना पर अधिकार कर लिया। ये पीरियड चल रहा था ऐसे ही, कभी अधिकार करता था, कभी इसको हरा देते थे, कभी ये अधिकार करता था, कभी ये हरा देते थे। तो इसकी लाइफ में शुरुआत में बहुत स्ट्रगल आए बच्चों बाबर की, और लास्ट में इसको रॉयल लाइफ जीने का मौका मिला। शुरुआत में बहुत ही स्ट्रगल आया, आप देख पा रहे हैं। 1499 में इसने फरगना पर अधिकार किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 1500 ईस्वी में दोबारा से इसके हाथों से फरगना चला गया। ठीक है, फरगना इसके दोबारा से हाथों से चला गया।
उसके बाद 1501 ईस्वी में इसने समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन मात्र 8 महीने ही अधिकार हुआ था किए हुए, और इतना खतरनाक युद्ध हुआ। इस युद्ध को सर ए पूल का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? सर ए पूल का युद्ध। इसमें उज्बेकिस्तान के शासक शैबानी खान ने बाबर को इतनी बुरी तरीके से हराया कि बाबर को ये मध्य एशिया वाला भाग छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो अफ़गानिस्तान में गया, शरण लिया अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे मेहनत से उसने काबुल को जीत लिया था। ठीक 1502 ईस्वी में इसको मध्य एशिया से भगा दिया गया था। किसने? शैबानी खान ने। तो शैबानी खान ने इस सर ए पूल में तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। तुलगमा युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था। इसी को कॉपी किया था बाबर ने, इसी को कॉपी किया था, और इसी को कॉपी करके यूज़ किया था जो पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में। इतनी हार देख चुका था बाबर, उससे इतना एक्सपीरियंस इसको हो चुका था कि भारत में इसको अपार सफलता मिली, यही कारण था। तो कभी कभी जो असफलता आपके जीवन में आती है वो भी आपको कुछ बहुत बड़ा सिखा कर जाती है कि आने वाली जो आपकी लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। तो आपको पता हो गया कि समरकंद और मध्य एशिया वाले क्षेत्र से इसको भगा दिया गया है। तो इसका रुख इसने किया अफ़गानिस्तान में, और 1504 ईस्वी में इसने मेहनत करके काबुल को जीत लिया। काबुल को जीतने के बाद इसने, जो इसके पूर्वज थे मिर्ज़ा की उपाधि ग्रहण करते थे ना, तो मिर्ज़ा की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की, इसने ग्रहण की उपाधि पादशाह, जो आगे चलकर बादशाह नाम की हो गई। तो पादशाह उपाधि ग्रहण की थी इसने काबुल विजय पर बाबर ने। और 1511 में ईरान के एक शाह इस्माइल शासक थे, उनकी सहायता लेकर इसने दोबारा से समरकंद पर अधिकार कर लिया। अभी काबुल में इसने अपनी तैयारी पूरी की, और ईरान का एक शासक था शाह इस्माइल, उसका साथ मिला और इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन आप जानते हैं इतनी मजबूत सेना होने के बाद भी यहाँ इसकी दाल नहीं गली, समरकंद से इसको दोबारा भगा दिया गया। तो इस बार 1512 ईस्वी में एक उज्बेकिस्तान के शासक उबैदुल्ला यहाँ पर इस समय थे, उबैदुल्ला ने बाबर को भगा दिया। तब बाबर ने अपने दिमाग को चेंज ही कर लिया। उसको अब पता लग गया कि मेरा मध्य एशिया में कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे दक्षिणी पूर्वी इलाके में ही जाना पड़ेगा, अर्थात भारत वाले इलाके में ही जीतना पड़ेगा। और क्योंकि इसने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ के जो शासक है एक दूसरे को काटने को फिरते हैं, सब अलग अलग हैं, अपना अपना राजपाट देख रहे हैं, कोई एकता नहीं है। तो उसका लाभ उठाने के लिए अब इसने भारत की ओर रुख किया। ठीक है, तीसरी बार समरकंद पर जो असफलता मिली तभी इसका दिमाग डाइवर्ट हो गया। अब भारत पर इसने शुरुआत में 5 आक्रमण किए थे, 5 आक्रमण किए थे शुरुआत में, और जो 5वां आक्रमण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यही पानीपत का पहला युद्ध था। इसी में 5वें युद्ध में इसको अच्छी सफलता मिली और भारत पर इसका कब्जा हो गया, एक नींव इसने डाल दी मुगल वंश की। तो पहला आक्रमण 1519 वाले इलाके 1519 ईस्वी में हुआ था, बाजौर और भेरा वाले क्षेत्र को जीता था इसने। फिर उसने 1519 के आखिरी दौर में किया आक्रमण, पेशावर वाला क्षेत्र जीत लिया। 1520 में इसने पंजाब के सियालकोट तक क्षेत्र जीत लिया। 1524 में लाहौर और पंजाब वाला इलाका इसने जीत लिया। ज्यों ही इसने 1524 में लाहौर और पंजाब वाला इलाका जीता, भारत के जो ऊपर वाले इलाके हैं ना, उत्तर वाले इलाके हैं, यहाँ के जो शासक हैं इनको पूरी इसकी जानकारी मिल गई, और इनको ये भी पता लग गया कि भैया जो बाबर है ये तैमूर का वंशज है, और तैमूर भारत में लूटपाट ही करने आया था, हो सकता है कि ये भी लूटपाट करने आया हो। तो यही सोचकर कुछ शासकों ने इसको निमंत्रण दे दिया। जैसे पंजाब के गवर्नर दौलत खां उस समय थे, इब्राहिम लोदी ने पंजाब का गवर्नर बनाया हुआ था, सूबेदार बनाया हुआ था दौलत खां को। इसके अलावा उस समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। इन लोगों ने निमंत्रण दे दिया बाबर को कि आप आइए, दिल्ली पर अटैक कीजिए, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी बैठा है, इसको मारिए और अपना लूटपाट करके जाइए। तो ये सोच रहे थे कि हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन इनकी सोच गलत निकली, क्योंकि बाबर ने कुछ और ही मन बनाया हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, हराया ही नहीं बल्कि मार दिया युद्ध भूमि में। तो इब्राहिम लोदी
दिल्ली सल्तनत का वो एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि में, रणभूमि में मारा गया था। ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि ग्रहण की थी। बाबर ने कलंदर की उपाधि ग्रहण की थी। हालांकि इसमें हुआ क्या था कि बाबर ने जब ये युद्ध जीता, इसने सोचा कि कहीं लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, इसलिए चांदी के सिक्के बंटवा दिए। तो इसी कारण से लोगों ने इसको कलंदर कलंदर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दयालु जो व्यक्ति टाइप का, वो कहना शुरू कर दिया। तो ये सब सिस्टम था। ठीक, इसके बाद बच्चों 1526 के बाद युद्ध हुआ 1527 का, खानवा का युद्ध। ये युद्ध मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा ना, और बाबर के बीच में हुआ। बाबर इसमें जीत गया, राणा सांगा की हार हो गई थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। गाजी का मतलब काफिरों का हत्यारा, जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनका सर्वनाश करने वाला। तो ये गाजी की उपाधि इसने ग्रहण की थी। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध होता है बच्चों 1528 में। बाबर और मेदिनी राय, मालवा के शासक हैं मेदिनी राय, मध्य प्रदेश में चंदेरी जगह पड़ती है। इसमें मेदिनी राय हार गया था और बाबर जीत गया था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। ये युद्ध बाबर और बंगाल बिहार की संयुक्त सेना के बीच में होता है। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी, उनके बीच में होता है। ये ऐसा युद्ध था जो थल में भी लड़ा गया और जल में भी लड़ा गया। इसमें भी बाबर की जीत हो गई थी। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के बारे में 4 युद्ध तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। पहला 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में आपका खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक, बाबर का मकबरा बच्चों काबुल में है। हालांकि बाबर जब मरा था उसको तो आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने उसको, कब्र के जो अवशेष हैं उसको निकाल के अफ़गानिस्तान ले गए और काबुल में दफन कर दिया। वहाँ पे इसका एक मकबरा बनवाया। तो बाबर का मकबरा अभी कहाँ है? काबुल में है। तुजुके बाबरी और बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है। ये खुद बाबर ने लिखी है, ये खुद बाबर ने लिखी है। इसको फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। फ़ारसी भाषा, फ़ारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अकबर के जो 9 नवरत्न में से एक था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने इसको फ़ारसी में अनुवाद करवाया। और बाबर ने इसको लिखा था किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक, और एक मस्जिद है पानीपत में बनवाई गई थी बाबर के द्वारा, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। और मस्जिद से याद आया, बाबरी मस्जिद आपने सुना है? बाबरी मस्जिद अयोध्या में, इसको एक सेनापति था बाबर का, मीर बाकी, उसके द्वारा बनवाया गया था। तो बाबर के बारे में आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम बाबर के जो पुत्र था हुमायूं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका इतिहास देखेंगे। धीरे धीरे ऐसे सभी मुग़लों का इतिहास देख लेंगे, मुग़ल वंश आपका समाप्त हो जाएगा। और बेहतरीन क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए पूरी डिटेल में, श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION। इस एप्लीकेशन पर GS के कंप्लीट क्लास नोट्स हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद आपको। ठीक है, और इसके अलावा GS फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी आपकी बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।